हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास ये चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी में आज ये हमारी अगली क्लास है। आप लोगों को, जिन लोगों ने कल की क्लास देखी होगी, उनको ये जरूर पता होगा कि यहाँ पर कितना शानदार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, कल का जो कंटेंट था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार क्लास थी हमारी। जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे और उसी में आज फिर से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज भी जो कंटेंट आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार कंटेंट होने वाला है, इसलिए आज की ये वीडियो तो कोई मिस नहीं करेगा, एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं उस कॉन्सेप्ट से जो कल वाले जो सवाल थे वो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। कल वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी को कठिन लगा हो, इसलिए वो जो क्वेश्चंस हमने किए थे तो हो सकता है कुछ लोग उन क्वेश्चंस को ना कर पा रहे हो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं वो सबको समझ में आएगा और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे आप लोग। कल हमने जो क्वेश्चन देखे उससे भी बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस तुरंत ही सॉल्व कर पाओगे अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो जरा इंतजार करिए, उस कॉन्सेप्ट को आज की ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जरा लास्ट तक इसको देखते रहिएगा। लेकिन अभी हम शुरुआत में उस कॉन्सेप्ट को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले एक क्वेश्चन है। कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, तो उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कल वाले ही कॉन्सेप्ट से। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन हम उस कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और आप देखिएगा कि कितना जल्दी ऐसे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं और कितना आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं कि कल का हमारा क्वेश्चन क्या है। और एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था। तो जो बच्चे इसको कर पाए होंगे ना, तो समझ लीजिए कि वो काफी अच्छे से समझ पाए हैं मेरी बातों को कल। और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो आज यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रयास करना आपका कर्तव्य है। अगर आप प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो आप तो वहीं से हार गए। जीता वही जो प्रयास करता रहा। चलिए आइए यहाँ पर हम देखेंगे इसको कल वाले ही कॉन्सेप्ट से। तो कल क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे ऐसे क्वेश्चंस के लिए? हम मास मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे कि सिस्टम में उपलब्ध सारे ही पार्टिकल्स का मास मोमेंट अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ले लें और फिर उनका सम कर लें प्यारे बच्चों, तो वो जीरो के इक्वल आता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कर रहे थे। ठीक, तो चलिए फिर से इसी कॉन्सेप्ट के यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जाने कि सेंटर ऑफ मास हो कहां सकता है इस सिस्टम का। बड़ा ही आसानी से आप जान सकते हो। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जान पाएंगे। चलिए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां हो सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहां हो सकता है ये बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए एक चीज देखिए, कोई ये ना कह देगा कि जो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पॉइंट की इधर होगा। इस पॉइंट की इधर नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा मास तो इस साइड है। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट की इधर नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा मास तो इस साइड है। ठीक, इसलिए कोई इस साइड ना सेंटर ऑफ मास ले लेगा या फिर इस साइड नहीं ले लेगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो जरा देखिए, इस पॉइंट से इधर का सिस्टम अगर मैं बनाऊं तो देखिए इस सिस्टम में जो टोटल मास नजर आ रहा है वो 5 + 2 यानी 7 kg नजर आ रहा है। और इस पॉइंट से इधर का सिस्टम अगर मैं लूं तो इधर जो मास नजर आ रहा है वो 5 + 1 यानी 6 + 2 यानी 8 kg नजर आ रहा है। तो इधर से इधर जो मास नजर आ रहा है वो 7 kg, और इधर से इधर जो सिस्टम नजर आ रहा है उसका मास नजर आ रहा है 8 kg, यानी कि इधर का जो मास है वो ज्यादा है। इसलिए इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पॉइंट के इधर होगा, ना कि इधर होगा। ठीक, अब आइए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को देखें अगर, तो इधर जो सिस्टम बनेगा इससे पीछे अगर हम सिस्टम बनाए इधर की ओर, तो जो टोटल मास बन रहा है वो बन रहा है 2 + 1 यानी 3 kg। जबकि अगर इस पॉइंट के इधर का मास अगर हम देखें तो वो है 5 + 1 6 + 2 यानी 8 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इधर का जो मास है वो इससे इधर वाले मास से कम है, इसलिए इधर सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, बल्कि इससे इधर मास सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब
हमने क्या देखा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट के इधर नहीं हो सकता और इस पॉइंट के इधर नहीं हो सकता, तो हो कहां सकता है? तो निश्चित रूप से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 5 kg और 1 kg के बीच में कहीं होगा। तो ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इनके बीच में ही कहीं हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हमने सेंटर ऑफ मास यहां पर ऐसा मान लिया, तो सबसे पहले अगर हमें मास मोमेंट्स निकालने हैं ना, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास से इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, ठीक। तो हम कुछ हर एक मास और सेंटर ऑफ मास के बीच की कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं। तो चलिए यहां पर 2 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r1, 5 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस में r2 मान लेता हूं, सेंटर ऑफ मास और 1 kg के बीच की डिस्टेंस में r3 मान लेता हूं, और सेंटर ऑफ मास और 2 kg के बीच की डिस्टेंस में r4 मान ले रहा हूं। तो इस तरीके से मैंने मान लिया, ठीक। अब कॉन्सेप्ट वही कि इधर वाले जो मास मोमेंट्स मिलेंगे, देखिए इधर किसका किसका मास मोमेंट मिलेगा, 1 kg का और 2 kg का। तो इधर वाले जो मास मोमेंट्स मिलेंगे उनका जो सम होगा, यानी कि इन दोनों के मास मोमेंट्स का जो सम होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड इधर वाले जो मास मिल रहे हैं उनके मास मोमेंट्स का जो सम होगा उसके मैग्नीट्यूड जो आएगा, इनके मास मोमेंट्स के सम का मैग्नीट्यूड, तो उसके मैग्नीट्यूड बराबर होगा। एक बार और समझ लें, हो सकता है ना समझ पाए हो। इधर जो मासेस मिल रहे हैं उनके मास मोमेंट्स का जो सम होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड इधर वाले जो मासेस हैं और इनका जो मास मोमेंट का सम होगा और फिर जो इनका मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर होगा। यानी इधर वाला जो नेट मास मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इधर वाले नेट मास मोमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। अब आपको पता है कि दो वेक्टर्स जीरो कब देंगे, मिल करके तभी देंगे ना जब एक दूसरे के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो। मैग्नीट्यूड में सेम हो तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे और नेट जो प्रभाव होगा वो जीरो होगा। तो यही है ना, मास मोमेंट आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, तो जीरो है इसका मतलब एक दूसरे के प्रभाव को ये कैंसिल कर रहे हैं। तो हम वही कर रहे हैं कि इधर वाले जो मास मोमेंट मिल रहे हैं ना, जो नेट मास मोमेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड इधर वाले के नेट मास मोमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जिससे वे एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो हम यही चीज तो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इधर क्या क्या मास मोमेंट मिल रहे हैं और उनका नेट मास मोमेंट इधर क्या बन रहा है। तो एक तो ये मास मोमेंट देगा इधर, एक ये देगा, और नेट मास मोमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मास मोमेंट हम जोड़ लेंगे तो इस साइड का नेट मास मोमेंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं मास मोमेंट क्या होगा। तो मास मोमेंट कैसे लिखते हैं, तो मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो मास क्या है 1 kg, अगर हम 1 kg का मास मोमेंट लिखें तो 1 kg इंटू इसका पोजीशन क्या है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वो है r3 प्यारे बच्चों। तो इसका मास मोमेंट ये होगा। अब मैं एक चीज बता दूं कि ये सिर्फ मास मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन किधर है, इस साइड, ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर किधर बनेगा, इस साइड। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही मास मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक। हमने पढ़ा है कि मास मोमेंट क्या होता है, मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर। तो जिधर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन उधर ओवरऑल मास मोमेंट की डायरेक्शन, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे। 2 kg का मास मोमेंट भी किधर मिल रहा है, इधर की ओर, तो सेम डायरेक्शन वाले मास मोमेंट्स जोड़ लेंगे ना। तो चलिए जोड़िए, और मास मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा कितना, तो 2 kg इंटू बीच की डिस्टेंस यानी r4। तो ये मास मोमेंट मिला नेट मास मोमेंट इस साइड, जो कि इधर वाले नेट मास मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं कि इधर कितना नेट मास मोमेंट मिल रहा है। तो 5 kg और 2 kg का मास मोमेंट जुड़ करके इधर की ओर नेट मास मोमेंट देगा और उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल कर देना है। तो चलिए इसको इक्वल करेंगे हम, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में हम इक्वल कर देंगे, या अभी इक्वल कर लीजिए। चलिए तो इसको हम इधर ले लेते हैं r3 + 2r4 और इसके इक्वल हम लिखना शुरू करेंगे। चलिए तो इसका मास मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 + r2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और 5 kg की डिस्टेंस क्या है, r2। तो 5 × r2 प्लस में इसका मास मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस हमने r1 मानी है, तो 2 × r1, ठीक। ये इसके मास मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये दोनों जुड़ करके इधर की ओर अपना प्रभाव दे रहे हैं और ये दोनों जुड़ करके इधर की ओर अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो दोनों का प्रभाव जब सेम होगा तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए दोनों का प्रभाव को हमने इक्वल कर लिया एक दूसरे के, ठीक है। चलो तो ये रिलेशन एक हमने फाइंड किया। अब आगे देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर क्या रहे हैं, 5 kg को 1 मीटर से इधर डिस्प्लेस करा रहे हैं, 1 kg को 1 मीटर से इधर डिस्प्लेस करा रहे हैं, 2 kg को 1 मीटर से इधर डिस्प्लेस करा रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि 2 kg, ये वाला जो 2 kg है, इसको किधर और कितना डिस्प्लेस कराएं ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी ही जगह पर बना रहे, वो कहीं ना इधर उधर जाए।
ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 2 kg को कुछ d डिस्टेंस से डिस्प्लेस करा करके यहाँ ले आया गया, तो 2 kg अब यहाँ आ गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो चलिए अब फिर से हम वही काम करेंगे, इधर वाले मास मोमेंट्स का सम का मैग्नीट्यूड इधर वाले मास मोमेंट के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो चलिए फिर से हम वही करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखते हैं कि मास मोमेंट्स क्या होंगे। तो एक चीज देखिए, 1 kg अब कहाँ आ गया है, 1 kg 1 मीटर चल करके यहाँ आ गया है ना, और 2 kg अब कहाँ होगा, 1 मीटर चल के यहाँ आ गया। ठीक, तो एक चीज देखिएगा, हम मास मोमेंट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू सेंटर ऑफ मास से इसके बीच की डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस अब क्या नजर आ रही है, पहले तो डिस्टेंस थी r3, अब ये 1 मीटर आगे की ओर और चला गया है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, r3 प्लस 1 है ना, तो r3 प्लस 1। ठीक, अब देखिए 2 kg का अब मास मोमेंट कितना नजर आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी डिस्टेंस देखो कि बीच की अब कितनी बची है। तो देखिए पहले तो डिस्टेंस हमने मानी थी r4, अब ये 1 मीटर इधर आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास की ही तरफ आ रहा है, इसलिए 1 मीटर इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी है ना, तो 2 इंटू r4 माइनस 1। ठीक, क्योंकि माइनस 1 मीटर ये 1 मीटर इधर चला गया है, तो 1 मीटर इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया उधर वाला मास मोमेंट जो कि इक्वल होगा इधर वाले मास मोमेंट के मैग्नीट्यूड के। तो अब इनका मास मोमेंट देखते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास और 5 kg के बीच की डिस्टेंस इनिशियली क्या थी, r2, लेकिन ये 1 मीटर किधर चल गया, सेंटर ऑफ मास की ही तरफ चल रहा है, इसका मतलब 5 kg और सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर कम हो जाएगी है ना, तो 5 इंटू r2 माइनस 1। ठीक, क्योंकि 1 मीटर कम हो गई है। अब इसका मास मोमेंट लिखें तो क्या होगा, 2 kg। अब इसके लिए देख लो, पहले इसके बीच की दूरी r1 थी, अब ये d इधर चल गया है, यानी सेंटर ऑफ मास से दूर चल गया है, इसलिए डिस्टेंस अब बढ़ गई है। कितनी, पहले तो यहां तक तो r1 है और d और बढ़ गया, तो r1 प्लस d डिस्टेंस हो गई है ना, r1 प्लस d प्यारे बच्चों। चलिए तो इस तरीके से मास मोमेंट अब इक्वल होंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये r3 प्लस 1 2r4 माइनस 2 इक्वल है 5r2 माइनस 5 प्लस 2r1 प्लस 2d। इस तरीके से चीजें मिली। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, r3 2r4 इक्वल है 5r2 प्लस 2r1 के। ठीक, तो यहां पर देखिए r3 2r4 5r2 और 2r1 के ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल है प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अब शेष क्या बचा, तो देखिए इधर बच रहा है 1 माइनस 2 और उधर क्या बच रहा है माइनस 5 और क्या बच रहा है 2d। ठीक, इधर तो देखिए इसको अगर सॉल्व कर ले, ये d है प्यारे बच्चों, ठीक है ये d है, इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये मिल रहा है -1, इधर इसको ले आए तो प्लस में आएगा और ये इधर है 2d, तो यहां से ये मिला 4 इक्वल 2d, तो जो d मिला वो कितना मिला 2 मीटर। इसका मतलब हमें इसको 2 मीटर डिस्प्लेस कराना चाहिए था। कितना प्यारे बच्चों 2 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर पूछे किधर, तो किधर हमने कराया है, हमने कराया है सेंटर ऑफ मास से दूर की ओर और हमारा आंसर पॉजिटिव साइन के साथ आया है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही दिशा में डिस्प्लेस कराया है। अगर यही आंसर माइनस साइन के साथ आता तो इसका मतलब ये होता कि हमें इधर नहीं डिस्प्लेस कराना था बल्कि इधर डिस्प्लेस कराना था। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति इधर ना डी लेकर के इधर ले ले तो उसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो माइनस साइन के साथ आएगा और तब वो समझ जाएगा कि हमको इधर नहीं डिस्प्लेस कराना बल्कि अपोजिट डायरेक्शन यानी इधर डिस्प्लेस कराना है। आंसर उसका भी 2 मीटर ही होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। चलिए तो ये आंसर है। डायरेक्शन किधर है, सेंटर ऑफ मास से दूर की ओर, या मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट डायरेक्शन में। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हो सकता है कि किसी को ये क्वेश्चन टफ लगा हो क्योंकि टफ कैटेगरी का ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को जहां से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियोस को लाइक जरूर करते जाइएगा, आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है और 1 भी रुपया आपको कहीं नहीं देना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि किसी भी बड़े से बड़े ऑनलाइन पेड कोर्स जो चला रहे हैं उनका कंटेंट और जो ऑफलाइन कोचिंग चल रही है उनका कंटेंट और मेरा कंटेंट आप मिलाकर देख लीजिएगा,
आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नजर आएगा, कम नहीं नजर आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट जहां से ऐसे क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये क्या है, ये x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ओरिजिन है, ऐसा मैं मान लूं, ठीक प्यारे बच्चों। आप इसको तीनों ही एक्सिस बना सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम कुछ मासेस ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये मास है m1, यहाँ पे एक पार्टिकल है m2 का, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है m3 है, ठीक। इसी तरीके से और भी पार्टिकल्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। अब इनका सेंटर ऑफ मास में कुछ मान लेता हूं कि यहाँ पर, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक प्यारे बच्चों। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स हम यहाँ से अगर देखें तो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r1 वेक्टर, सेंटर ऑफ मास के लिए हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि r वेक्टर, और m2 के लिए हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r2 वेक्टर, r3 के लिए हम पोजीशन वेक्टर माने ले रहे हैं r3 वेक्टर। इस तरीके से अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स मान लूं तो जो r वेक्टर है वो क्या लिखा जा सकता है, आप लोग पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों, r वेक्टर है वो क्या लिखा जा सकता है, r वेक्टर लिखा जाएगा यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो बता रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, हम लोगों ने पहली ही क्लास में पढ़ा है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस अगर और भी यहाँ पर मासेस हो तो डॉट डॉट करके उनको भी ऐड कर लो, यानी कि अगर n नंबर ऑफ मासेस हो तो mn mn rn वेक्टर, ऐसा अपान में टोटल मास, टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब क्या हो अगर ये मासेस अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो मास है, ये जो मास है ये प्यारे बच्चों इधर आ गया, इधर, ऐसा मैं मान लूं, ठीक है, इधर आ गया, ठीक। और ये जो मास है ये कुछ यहाँ आ गया, यहाँ ले लें, कहीं भी ले जाओ, और जो m3 वाला मास है वो कुछ यहाँ आ गया, ऐसा मैं मान लूं, ठीक। इसी तरीके से और भी मासेस हैं उनको भी इधर उधर ले जाएं, ठीक। चलिए, तो अब इनके पोजीशन वेक्टर से चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और अगर इनके पोजीशंस वेक्टर्स चेंज हो गए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी तो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मास अलग अलग दूर दूर भाग गए, सेंटर ऑफ मास वहीं बना है, कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन यहाँ पर चेंज होगी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कुछ मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास अब यहाँ आ गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स हम फिर से लिखेंगे, तो m1 के लिए जो नया पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि इसका नया पोजीशन वेक्टर r1 डैश वेक्टर है। इसी तरीके से m2 के लिए अगर नया पोजीशन वेक्टर अगर मैं देखूं तो मैं मान ले रहा हूं r2 डैश वेक्टर, और m3 के लिए मैं नया पोजीशन वेक्टर लिख ले रहा हूं r3 डैश वेक्टर। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का नया पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिख लूं तो मैं लिख ले रहा हूं r डैश वेक्टर, इस तरीके से लिख ले रहा हूं। अब प्यारे बच्चों ये इनकी नई पोजीशन है, तो सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन क्या है, r डैश वेक्टर, यही हमने देखा r डैश वेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो उनकी जो नई पोजीशंस है उनको यहां पर इंटू करेंगे, यानी m1 r1 डैश वेक्टर प्लस m2 r2 डैश वेक्टर प्लस m3 r3 डैश वेक्टर, ठीक। इसी तरीके से अगर और होते तो mn rn डैश वेक्टर। इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा नीचे प्यारे बच्चों डॉट डॉट mn। तो इस तरीके से हम लिखते है ना, इसी तरीके से इसका नया पोजीशन वेक्टर लिखा जाता सेंटर ऑफ मास का, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता। चलिए अब एक चीज देखिए, अगर मुझे ये देखना हो प्यारे बच्चों कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब वो अगर एक पोजीशन से दूसरी जगह गया है तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट तो उसका हुआ, वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हुआ। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें तो देखिए, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब यहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कुछ ये वाला वेक्टर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है प्यारे बच्चों, ठीक। इसी तरीके से इनमें भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, m1 में, m2 में, m3 में इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इनके भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कुछ ना कुछ होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए,
अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्यारे बच्चों। डेल्टा आर वेक्टर अगर मुझे निकालना हो तो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, ऐसे ही तो निकाला जा सकता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाएगा, है ना। तो आर फाइनल वेक्टर क्या है, मतलब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन और माइनस सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन, यही तो करना पड़ेगा। तो फाइनल पोजीशन क्या है ये, इनिशियल पोजीशन क्या है ये, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर होगा या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम यही करने वाले हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर होगा वो मिलेगा। चलिए इसके लिए पहले हम जगह बना लेते हैं, इनको थोड़ा हम मिटा लेते हैं और यहाँ पे आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके फिर इसका फिगर बना सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं कि हम तीनों ही एक्सिस लिए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मास कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि सारे मासेस एक्स और वाई प्लेन में हूँ, एक्स या वाई प्लेन में ही हूँ, ठीक है। कोई एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, कोई वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, ठीक। तो उससे दिक्कत नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर सारी ही चीजों को बता देगा। अगर तीनों ही एक्सिस में है तो पोजीशन वेक्टर में तीनों ही कोऑर्डिनेट्स नजर आएंगे, ठीक है। अगर दो ही एक्सिस में या दो ही एक्सिस बन रहे हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स नजर आएंगे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं मान लूं कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर वेक्टर, ऐसा मैं मान लूं, तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिखूंगा मैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही करूंगा, बिल्कुल यही करूंगा। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि आर डैश वेक्टर है क्या, तो इसको लिखो यहां पर m1 r1 डैश वेक्टर प्लस m2 r2 डैश वेक्टर प्लस m3 r3 डैश प्लस डॉट डॉट ऐसे ही, ठीक है, mn rn डैश वेक्टर अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn, ठीक। अब माइनस में क्या है, माइनस में प्यारे बच्चों, तो माइनस में ये चीज है तो इसको भी यहां पर लिख दो m1, इसको ऐसा करते हैं, इसको यहां पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट mn rn वेक्टर अपान में टोटल मास, इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब इसको जरा यहां पर हम मिटा लेते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो एक चीज देखिएगा, ये जो चीज है दोनों में सेम है, ठीक है, ये जो चीज है दोनों में सेम है। तो इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो इसको नीचे रख लो, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn, ठीक। अब देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, m1 r1 डैश से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो यहां पे कितना होगा, अच्छा m1 वाले जो पार्टिकल हैं उनको एक पास रखिए, इसी तरीके से m2 वालों के एक पास रखिए, इसी तरीके से m3 वालों के एक पास रखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। चलिए तो ये हुआ, इसके पास में हम इसको लिखेंगे m1 r वेक्टर प्लस इसको लिखो m2 r2 डैश वेक्टर माइनस किसको करोगे m2 r2 वेक्टर, इसी तरीके से m3 r3 डैश माइनस m3 r3 वेक्टर, ठीक, प्लस डॉट डॉट mn rn डैश वेक्टर माइनस mn rn वेक्टर, ठीक। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको अगर आगे सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा, यहां से m1 अगर कॉमन ले लें तो m1 r1 डैश माइनस r वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से m2 को कॉमन ले लो तो r2 डैश वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसी तरीके से m3 को कॉमन ले लो तो r3 डैश वेक्टर माइनस r3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट, इसी तरीके से mn को कॉमन ले लें तो rn डैश वेक्टर माइनस rn वेक्टर, ठीक। अपान में टोटल मास तो चलेगा ही, ठीक है, टोटल मास तो उसी तरीके से चलता रहेगा।
ठीक, प्लस mm। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, डेल्टा आर डैश वेक्टर है, ये क्या है, डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर डैश वेक्टर नहीं, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने क्या बोला, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए, ये m1 के फाइनल पोजीशन वेक्टर है और ये m1 का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, m1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। इसी तरीके से ये m2 का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये इसी तरीके से m3 का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये इसी तरीके से mn का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक। तो ये सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट से ही तो है सभी पार्टिकल्स के, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो क्या मिला, m1 इंटू m1 का डिस्प्लेसमेंट। तो m1 के डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, डेल्टा r1 ऐसे निकाल लिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से m2 इंटू क्या, m2 का डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा r2 वेक्टर। इसी तरीके से m3 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r3 वेक्टर। इसी तरीके से आगे चलते जाओ तो यहां पे क्या, mn का डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा rn वेक्टर। इस तरीके से अपान में टोटल मास प्यारे बच्चों, ठीक है, अपान में क्या, टोटल मास प्लस mm। तो ये चीज हमें बहुत याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो आप बहुत कुछ खो दोगे, ठीक है। इसलिए इसको जरूर याद रखें। यहाँ पे इसको याद रखना बहुत ही आसान है, ऐसा इसलिए याद रखना आसान है क्योंकि सेम ऐसा ही फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हो, या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी इसको कह सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर निकालना हो तो हम लोग क्या पढ़ते थे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट अपान में टोटल मास। तो यहाँ पे उसी तरीके का ये भी फार्मूला है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सब जगह डेल्टा लग रहा है, सब जगह डेल्टा लग रहा है, इसलिए फार्मूला का पैटर्न नहीं बदला, सिर्फ डेल्टा लग रहा है सब जगह, तो पैटर्न वही है, इसलिए इसको याद रखना आसान है, ठीक है। बस ये याद रख लो कि डेल्टा अगर आए सेंटर ऑफ मास में, यानी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर में चेंज पूछ रहा है तो सब जगह सभी पार्टिकल्स के चेंज ही लेना है, यानी सबके डेल्टा ही लेना है, बस ये याद रखना है, तो फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक। अगर इधर डेल्टा है तो सब में डेल्टा ले लो, अगर इधर पोजीशन लिया है तो सब में पोजीशन ले लो, तो इसका पैटर्न वही है फार्मूले का जो पहले था, इसलिए इसको याद रखना आसान है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों, ठीक है। कई जगह तो इस फार्मूले को डायरेक्टली याद करा दिया जाता है, आप देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा कई जगह इस फार्मूले को डायरेक्टली याद करा दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि ये कैसे निकल के आता है, ठीक है। एक एक चीज मैंने यहाँ पर प्रूफ कराई है, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब इसको यहाँ पर याद करिए, और जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे, अब इस फार्मूले से या इस कॉन्सेप्ट के यूज से हम वैसे वाले क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको पहले हम मिटाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा ये फार्मूला, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल कल की तरह के क्वेश्चंस होंगे, या आज जो क्वेश्चन पहले हमने देखा था उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल कुछ ऐसा, मान लीजिए कि एक मास है 2 kg और एक है 3 kg, ऐसा। अब मैं बोल दूं कि 3 kg को 2 मीटर आगे की ओर डिस्प्लेस करा दिया गया है, तो जो 3 kg का मास है इसको किस तरीके से और कितना डिस्प्लेस करें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पर ही बना रहे, वो कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक, इसलिए यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहां पर हम डायरेक्शन के लिए कुछ साइन निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर की ओर जो डायरेक्शन है प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं, और इधर की ओर जो डायरेक्शन है वो माइनस साइन से ले रहे हैं, यानी कि जो
क्वांटिटीज, जो वेक्टर क्वांटिटी प्लस साइन के साथ होगी वो इधर की ओर की डायरेक्शन को बताएगी, और अगर कोई क्वांटिटी माइनस साइन के साथ आ जाती है तो वो इधर की ओर की डायरेक्शन को बताएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक चीज मैंने बोला कि अगर इसको 2 मीटर आगे डिस्प्लेस करा दिया गया है तो इसको कितना और किधर डिस्प्लेस करूं कि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर बना रहे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में लिया था, बिल्कुल पहला क्वेश्चन, ठीक ऐसा ही दिया था। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए यहां पर देखिए इसको कैसे यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को। मैंने बोला सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस नहीं होना, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 0 हो गया। तो यहां पर हम 0 रख देंगे, देखिए यहां पर 0 रख देंगे। यहां रखो m1 को मैं इसको मान लूं, इसको m2 मान लूं, तो m1 मतलब कितना 2 kg। इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। मैंने पूछा कि इसको किधर कितना डिस्प्लेस कराया जाए, ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। तो इसके लिए अभी यही रखे रहो, मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है, डेल्टा आर। अब मैं यहां पर प्यारे बच्चों वेक्टर नहीं लगा रहा, ठीक, मैंने बताया कि अगर ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा तो ये इधर की ओर डायरेक्शन को बता देगा, अगर प्लस साइन के साथ आ रहा है तो ये इधर की ओर को डायरेक्शन बता देगा। इसी तरीके से अगर इस पे देखें तो अगर इसको इधर डिस्प्लेस कराया गया तो प्लस साइन के साथ लेंगे, इधर डिस्प्लेस कराया जाता तो माइनस साइन के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर नहीं लगा रहे, बस डायरेक्शन को अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर प्लस साइन के साथ आएगा तो डायरेक्शन इधर की ओर बताएगा और माइनस साइन के साथ आएगा तो डायरेक्शन इधर की ओर बताएगा। चलिए अब m2, तो m2 प्यारे बच्चों 3 है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर आगे की ओर, इसलिए प्लस के साथ लेंगे यानी प्लस 2 मीटर। अभी मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दे रहा हूं ताकि आप साइन को समझ पाओ। ठीक है, इसको अगर आपको साइन में थोड़ा कठिनता हो तो आप यूनिट कैलकुलेटर कर सकते हो, यानी वेक्टर लेकर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वेक्टर लेकर करोगे तो यूनिट क्या लेना पड़ेगा, आप ये मान लेना कि ये दोनों एक्स एक्सिस पर स्थित है, तो इधर की ओर जो डिस्प्लेस हुआ वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब उसका यूनिट कैप आई कैप हो जाएगा, और जो इधर की ओर डिस्प्लेस जो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको माइनस आई कैप के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, उसका वेक्टर, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे टोटल मास यानी m1 यानी 2 फिर m2 यानी 3। ठीक, चलिए अब देखिए ये इधर आके 0 हो गया, बचा क्या इधर 2 डेल्टा r और 3 गुना 6। ठीक है, ये 6 हुआ। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ये मिल रहा है, ये -6 आ गया -3, तो -3 मीटर, तो डेल्टा r आ गया -3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस के साथ आंसर आया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको पीछे की ओर डिस्प्लेस कराया गया है। किधर की ओर, पीछे की ओर, क्योंकि माइनस साइन क्या बता रहा है, पीछे की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो आंसर हुआ वो हुआ 3 मीटर डिस्प्लेस कराना है, और किधर, पीछे की ओर, या मैं कहूं कि लेफ्ट डायरेक्शन, किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। ठीक, आपको ये देखना है कि अगर इधर डिस्प्लेस कराया गया तो पॉजिटिव साइन के साथ, इधर डिस्प्लेस कराया गया तो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये बस याद रखना है और आपको केवल ऐसे करते जाना है। ठीक, चलिए अब हम आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, अभी इंतजार करिए थोड़ा, जब हम और भी क्वेश्चन इसमें लेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। अभी हो सकता है थोड़ा सा कठिनता लग रही हो, बहुत ही आसान लगेगा, और इतने टफ क्वेश्चंस इससे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या चीज है। जैसे हमने इसके पहले इसी क्लास में शुरुआत में जो क्वेश्चन हमने देखा था, कितना टफ लगा होगा अगर किसी ने ना समझा होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट को, वो वाला कौन सा कॉन्सेप्ट, मास मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो उसको बहुत कठिन लगा होगा, लेकिन यहां से देखिए कितना आसानी से उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब पहले हम क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि कुछ चीजें आपको जो ना क्लियर हो वो क्लियर हो जाए। हम ले लेते हैं 4 kg, इधर ले लेते हैं 6 kg। ठीक, और इस बार मैं बोलता हूं कि इसको डिस्प्लेस कराना है किधर, इधर, कितना, कुछ भी मान लो 3 मीटर। ठीक है, अब बोल दो कि 6 kg को किधर और कितना डिस्प्लेस कराऊं कि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहे, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो गया 0,
मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि अपनी ही जगह पर बना हुआ है तो वो डिस्प्लेस हुआ नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो यहाँ पर 0 रखोगे और ये सारी चीजें 0 से इंटू होकर के ये इधर क्या मिलेगा, इसके इक्वल में क्या मिल जाएगा 0। तो हम सीधे इस बार 0 रख रहे हैं, ठीक है। क्या m1 यानी 4, और इसको डिस्प्लेस कितना किया गया 3 मीटर, और किधर डिस्प्लेस किया गया पीछे की ओर, तो हम लिखेंगे इसको माइनस के साथ, यानी -3 प्यारे बच्चों, ठीक है -3। प्लस में क्या है m2 यानी 6, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ठीक, और ये इक्वल होगा 0 के, ठीक है, ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए कितना मिला -12 प्लस 6 डेल्टा आर इक्वल 0, तो 6 डेल्टा आर मिला 12, तो डेल्टा आर कितना मिला 2 मीटर, यानी कि हमें इसको 2 मीटर डिस्प्लेस कराना है और पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए आगे की ओर इसको डिस्प्लेस कराना है, कितना 2 मीटर। अगर इसको इतना डिस्प्लेस करा दे तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा पाओ, ठीक है। चलिए कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी 5 kg 2 kg, ठीक, किधर भी डिस्प्लेस करा लो, किधर भी डिस्प्लेस करा लो, किसी को भी डिस्प्लेस करा लो। चलिए हम 2 kg को इस बार इधर डिस्प्लेस करा रहे हैं, कितना 2 मीटर। आप बताएं कि सेंटर ऑफ मास अगर चेंज नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो 5 kg को किधर और कितना डिस्प्लेस कराएं, ठीक, क्वेश्चन वही है। तो देखिए फिर से ये 0 है तो ये इधर इक्वल हो जाए, इधर मल्टीप्लाई होकर के ये जो टर्म हो जाएगी वो 0 की इक्वल हो जाएगी, तो डायरेक्टली 0 की इक्वल रखेंगे, ठीक है। चलिए रख देते हैं 0 की इक्वल में क्या, तो m1 है 5 और इसका डिस्प्लेसमेंट मुझे पता नहीं है, ठीक है, प्लस m2 है 2 और इसका डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 2, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, माइनस साइन के साथ, क्योंकि पीछे की ओर आया है, ठीक है, तो -2 इक्वल 0, ठीक है। चलिए 5 डेल्टा आर, इसको कितना हो जाएगा -4, तो इधर चला जाएगा +4, तो डेल्टा आर हो गया 4/5 मीटर, ठीक, तो 4/5 मीटर है बच्चों। अब 4/5 मीटर से इसको डिस्प्लेस कराना होगा, पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब क्या है कि इसको आगे की ओर लाना है, कितना 4/5 मीटर, यहां आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कितना आसान है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, या थोड़ा सा कठिन बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 kg का मास है। अब देखिए कितना कठिन वाले सवाल जो कठिन लग रहे थे कल आपको, वो कितना आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, देखिएगा कितना आसानी से। मान लीजिए यहाँ पर 2 kg है, यहाँ पर 6 kg है, ऐसा मैं कुछ भी मानू प्यारे बच्चों, ठीक। अब मैं बोल दूं कि इसको 2 मीटर आगे की ओर डिस्प्लेस करा दिया गया, इसको 3 मीटर पीछे की ओर डिस्प्लेस करा दिया गया। बताओ 6 kg का डिस्प्लेसमेंट किधर और कितना होना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहे, ठीक। अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूं तो देखिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपनी ही जगह पर रखना है, ठीक प्यारे बच्चों, तो अपनी ही जगह पर रखना है। चलिए अब हम रखेंगे क्या, m1 यानी 1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट किधर 2 मीटर और आगे की ओर, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब m2 यानी 2 और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर पीछे की ओर, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और है कितना 3, तो माइनस साइन के साथ। 6 kg का हमें पता नहीं है तो हम इसके लिए डेल्टा आर लिख ले रहे हैं, इक्वल में टोटल मास कितना 1 + 2 + 6, ठीक। इसको इधर ले जाओगे तो ये सारी चीज 0 की इक्वल हो जाएगी। मैं इसको डायरेक्टली 0 की इक्वल लिख सकता था, क्योंकि हमें पता था कि ये 0 है और इधर ही मल्टीप्लाई होकर के ये 0 की ही बराबर मिलेगी, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं लिखा ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 0 के बराबर भी आप लिख सकते थे प्यारे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 और इधर -6 + 6 डेल्टा आर, ये हो गया इक्वल्स 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ यही है ना, बिल्कुल यही है। चलिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ से 6 डेल्टा आर मिल जाएगा 4, तो यहाँ से जो डेल्टा आर मिलेगा वो क्या मिलेगा 2/3 मीटर प्यारे बच्चों, 2/3 मीटर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 मीटर इसको डिस्प्लेस कराना है और पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब आगे की ओर 2/3 मीटर इसको हमें डिस्प्लेस कराना था, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखता हूं। अभी इसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कराऊंगा और देखिएगा कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों यहीं पर हम रखते हैं। थैंक्स प्यारे बच्चों।